हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 7th क्लास सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का। पार्ट 1 में हमने द ग्रेट हिमालयाज के बारे में जाना। अभी नेक्स्ट टॉपिक है द गैंगेटिक प्लेन्स, रिवर गंगा के द्वारा बनाए गए हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालयाज से जब हम मूव करते हैं साउथ की तरफ, साउथ मतलब नीचे, नीचे की तरफ, तो हमें क्या दिखाई देंगे? ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स। हम बहुत वास्ट, दूर तक फैले हुए और फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं, उस तरह के गैंगेटिक प्लेन्स में हम पहुँचते हैं। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं भारत की हिस्ट्री, यहाँ के इतिहास का और सिविलाइजेशन का। यहाँ पर जो सभ्यताएं रही हैं हमारी हिस्ट्री में, वो हम सभी जानते हैं, जनरली रिवर्स के अलॉन्ग ही सभी सिविलाइजेशंस ग्रो हुई। तो इसी तरह से गंगा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी हिस्ट्री का और सिविलाइजेशन का। दीज प्लेन्स आर नरिश्ड बाय माइटी रिवर्स, बहुत ही बड़ी माइटी विशाल रिवर्स, नदियाँ इन्हें नरिश करती हैं, इन्हें एक तरह से सींचती है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज, जो हिमालयाज से ओरिजिनेट होती है, हिमालयाज से ये नदियाँ निकलती हैं। प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफ लाइन, और लाइफ के लिए जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो प्रोवाइड कराती है, दैट इज़ वाटर। पानी ये देती हैं। हिमालयाज से बर्फ़ जब पिघलता है तब ये नदियाँ वहाँ से निकलती है, इन प्लेन से होकर बहती है और वहाँ पर वाटर प्रोवाइड कराती है। द गंगा, ये रिवर गंगा, देन दूसरी है इंडस, ये है इंडस, यहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर इंडस, इधर अरेबियन सी में मिलती हैं। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर आकर गंगा में मिल जाएगी। ओके, सो ये 3 मेजर रिवर्स अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो जिनका पानी आकर इनमें मिलता है। जैसे इंडस में आप यहाँ पर देखेंगे ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये सतलुज है, इन सभी का पानी यहाँ पर इंडस में आकर मिलेगा, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा में आप देखेंगे ये यमुना है, ऊपर सोन भी है, बहुत ज़्यादा, सभी रिवर्स यहाँ पर नहीं आपको शो की गई है। ऐसे ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी नदियाँ जो आकर अपना पानी इन रिवर्स में मिलाती हैं। तो ये 3 रिवर्स प्लस इनकी जो बहुत एक्सटेंसिव दूर तक फैली हुई ट्रिब्यूटरीज हैं, ये एनरिच करती है सॉइल को विद मिनरल्स, सॉइल में मिनरल्स ऐड करती हैं, मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल, जिसकी वजह से ये जो रीजन है जहाँ से ये बहती है वो बहुत ही फर्टाइल, बहुत उपजाऊ रीजन है, एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बिल्कुल सही है, आइडियल है। नाउ द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल। अभी ये 2 बार सेंटेंस आया है, इसको समझ लेते हैं। रिवर्स अपने साथ मिनरल्स कैसे लेकर आती है? ये रिवर्स हमने देखी हिमालय से निकलती है, या फिर किसी भी हिल से या माउंटेन से जब कोई रिवर आती है यहाँ से, तो बहुत तेज़ी से वो नीचे आएगी क्योंकि स्लोप वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और अपने साथ इरोड करके कुछ रॉक्स को, पत्थरों को ले आती है अपने साथ बहाकर। अब वो जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उन्हें लाकर वो डिपॉजिट कर देती है प्लेन्स में, क्योंकि जब वो प्लेन एरिया में आती है तो स्लो डाउन हो जाती है, उतनी ज़्यादा उनकी स्पीड नहीं रहती जितनी माउंटेन से उतरते टाइम रहती है, तो वहाँ पर लाकर उन्हें डिपॉजिट कर देगी। और ये जो मिनरल्स हैं ये सॉइल को और रिच बनाते हैं और बेटर बनाते हैं फार्मिंग के लिए। ओके, तो रिवर्स अपने साथ मिनरल्स लेकर आती है जो सॉइल को एनरिच करते हैं, इनेबलिंग अबंडेंट एग्रीकल्चर, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। नाउ द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे डैम्स का हमने देखा था आपकी लास्ट क्लास में, अभी आपने एक वाटरफॉल का भी देखा, वाटरफॉल से चैप्टर के स्टार्टिंग में गिवन है किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो सेम उसी तरह से ही जो रिवर्स हैं उनके ऊपर भी ऐसे डैम बनाया जाता है जहाँ पर पानी को रोक लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर यहाँ पर बहुत प्रेशर से उस पानी को रिलीज़ करते हैं। जब पानी नीचे आता है, नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं, वो टर्बाइंस को घुमाता है और उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इस तरह से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये भी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको गिवन था। तो रिवर्स एक सोर्स भी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का,
A large population of proportion of India's population lives in these plains. और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया का जो लार्ज प्रोपोर्शन है, सबसे बहुत ज़्यादा एक प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, एक पार्ट है, वो इन प्लेन्स में मिलता है. जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, गैंगेटिक प्लेन्स हैं, 3 मेन रिवर्स गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मतलब रिवर सिस्टम का मतलब है जहाँ तक भी उन रिवर्स का पानी पहुँचता है, अलॉन्ग विद उनकी जो बहुत दूर तक ट्रिब्यूटरीज का नेटवर्क है, वो सब मिलकर इस सॉइल को एनरिच करती है विद मिनरल्स लेकर आती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वाटर, वो प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से रीजन बहुत फर्टाइल हो जाता है. पानी भी है, सॉइल भी फर्टाइल है, तो ये आइडियल होता है एग्रीकल्चर के लिए. दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर जनरेट इन रिवर्स को यूज़ करके करते हैं. इसलिए यही रीज़न है कि इंडिया की पॉपुलेशन का एक लार्ज प्रोपोर्शन, अगर देखा जाए तो रफली 40 करोड़ लोग इन गैंगेटिक प्लेन्स में रहते हैं. अब ये कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है. यहाँ पर आपको मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को दिखाया गया है प्लेन्स में, किस तरह से ट्रैक्टर को यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए. ये एक एरियल व्यू है, ऊपर से टॉप से कैसा दिखाई देती है दिल्ली, विद द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट. टॉप राइट में है रिवर यमुना. क्या ये है रिवर यमुना? ठीक है. नेक्स्ट, मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश जहाँ पर एक ही साल में एक पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है, उसे हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं. तो रीज़न वही है क्योंकि उत्तर प्रदेश से के बिल्कुल बीच से गंगा होकर जाती है, लैंड भी फर्टाइल है, वाटर भी अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत अच्छा रीजन है. फिर यहाँ पर आपको कुछ रूरल वुमेन दिखाई गई हैं, गांव की जो महिलाएं हैं कैसे वो वर्क कर रही है. एक पैडी फील्ड, एक धान के खेत में, वेस्ट बंगाल की ये पिक्चर है. नाउ, द फ्लैट लैंड of the northern plains has allowed for the development of an elaborate transportation network. अब क्योंकि हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स का हमने देखा रगेड टेरेन था, उबड़ खाबड़ था, वहाँ का जो टॉप आपको लैंड दिखाई देती है. नॉर्दर्न प्लेन में क्योंकि प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट लैंड है, तो वो अलाउ करती है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है वो बहुत ही इलेबोरेटेड है, बहुत फैला हुआ है, ईजीली कंस्ट्रक्ट भी हो जाती है, रोड्स हो चाहे रेलवे नेटवर्क हो. और ये जो रोड्स हैं या फिर रेलवे नेटवर्क्स हैं फैसिलिटेट करते हैं द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि लोग प्लस जो गुड्स सामान है उन्हें आप लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट हो सकती है. ये देखिए प्लेन्स में बहुत ही इलेबोरेटेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है रोड का और रेलवेज का. एज यू विल सी इन द टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर्स. ये चैप्टर्स हैं आपके टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट. आगे आप इनमें देखेंगे द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड, कि किस तरह से गंगा, ब्रह्मपुत्र और दूसरी जो रिवर्स हैं उन्हें एक मिलेनियम मतलब कई हजार सालों से यूज़ किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए और ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए भी. जो रिवर्स हैं प्लेन से जो होकर जाती है वो एक तरह से वाटरवेज का भी काम करती है, एक नेचुरल रूट प्रोवाइड कराती है बोट्स के लिए, शिप्स के लिए, जिससे कि वो लोगों को या गुड्स को कैरी कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. ओके, अभी पिक्चर्स गिवन है. ये आपको मोड्स शो किए गए हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गैंगेटिक प्लेन्स. गैंगेटिक प्लेन्स में ये रेलवे ट्रैक्स हैं, रेल नेटवर्क को दिखाया गया है. ये शिप है जो गुड्स को या लोगों को कैरी करता है पानी के रास्ते. Now most rivers are named after goddesses. ज़्यादातर जो रिवर्स हैं उनके नाम गॉडेस, देवियों के नाम पर है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी एट्सेट्रा. द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर, जबकि जो नाम है ब्रह्मपुत्र मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र, वो यानी कि गॉड के नाम पर है. दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप. अक्सर होता क्या है, समर्स में, गर्मियों में रिवर्स नदियाँ सूख जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर और बड़ी हो जाती है और ज़्यादा पानी उसमें होता है. कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय से निकलती है और समर्स में जब गर्मी बढ़ती है तो हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो ज़्यादा स्पीड से पिघलते हैं, तो वहाँ से पिघलेंगे तो पानी बनेगा. पानी कहाँ जाएगा? ब्रह्मपुत्र में. तो ब्रह्मपुत्र में इसलिए समर्स में और ज़्यादा पानी होता है. सो आप लिखेंगे दैट ब्रह्मपुत्र रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप बिकॉज melting snow from Himalayas
स्नो जो मेल्ट होती है हिमालयाज से वो ऐड करती है उसमें एक्स्ट्रा वाटर, ऐड एक्स्ट्रा वाटर, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा पानी होता है टू द रिवर। ओके, नेक्स्ट। नाउ अगेन एक और पिक्चर आपको गिवन है, सैटेलाइट इमेज ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स। नाउ नोटिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स। प्लेन्स में आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन है लाइट का एक जगह पर इकट्ठी हो रखी है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन? इस कॉन्सेंट्रेशन का रीज़न क्या होगा? तो ये जो बहुत सारी लाइट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, फिर जगह जगह पर दिखेंगी, ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सिटी होगी, कोई शहर होगा, कोई लार्ज टाउन होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते होंगे, बहुत ज़्यादा लाइट्स होंगी। फिर ये जो लाइन्स हमें दिख रही हैं ये हो सकता है रोड्स हों, रेलवे ट्रैक्स हों, या टाउन्स हो, ये स्मॉल टाउन्स विलेजेस हमें दिख रहे हैं। तो ये जो एक पैटर्न है लाइट का ये शो करता है कि कहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, किस तरह से वो ट्रैवल करते हैं। ये बिग सिटीज़ को शो करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है। जो लाइन्स हैं ये रोड्स को, रेलवे लाइन्स को शो करती है। और जो स्मॉल लाइट्स हैं जगह जगह पर, ये जो स्मॉल टाउन्स होते हैं या विलेजेस होते हैं उन्हें शो करता है। ओके, ये जनरल रीज़न है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे सैटेलाइट इमेजेस में लाइट क्यों दिखती है, क्योंकि जो वार्म एयर, जो ड्राई एयर होती है और जो मॉइस्ट एयर होती है वो मिलती है, तब ऐसा इफेक्ट हमें दिखाई देता है, क्योंकि क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उनके बीच में लाइटिंग होती है। तो बेसिकली रीज़न तो ये है कि राजस्थान से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, इस तरफ राजस्थान है, वहाँ से ड्राई एयर आती है, वार्म एयर आती है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से मॉइस्ट एयर आती है। वो जब टकराती है तब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। खैर उतना हमें अभी नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में उस तरह से बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते होंगे, कोई बिग सिटी होगी, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन है लाइट का। ये रोड्स हैं, किस तरह से बड़े शहर से बाहर की तरफ ये रोड्स निकलती है, उनके ऊपर लाइट्स हैं, या कोई रेलवे ट्रैक है, और ये छोटे स्मॉल सिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ ये दो पिक्चर्स हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ग्रे लंगूर आपको दिखाए गए हैं, जो एक वुडन बीम के ऊपर बैठा है इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ओके, ये मैजेस्टिक टाइगर है, वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये ख़त्म होने की कगार पर था। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, सपोर्ट करता है द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटेट्स, जो उनके हैबिटेट्स हैं नेचुरली, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो वापस आ जाए। नाउ ये इंडियन घड़ियाल है, एक अडल्ट जो होता है घड़ियाल, वो लगभग 2.5 से 4.5 मीटर उसकी लेंथ हो सकती है, इतना लंबा वो हो सकता है। ये वो रेप्टाइल है विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ख़त्म होने की कगार पर ही है। लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं जो प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं इन्हें हार्म करने या हंट करने को। आप इनका शिकार नहीं कर सकते, इन्हें हार्म नहीं कर सकते, वो कानून के खिलाफ हैं। फिर ये एक पीकॉक है, पीहन है, मोरनी है। इंडियन पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है, ये भी हमें पता है। ओके, नेक्स्ट। अब ये था प्लेन्स के बारे में, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आगे हम आते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट पर। नाउ इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अब अगर हम गैंगेटिक प्लेन से वेस्ट की तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं मैप पर, यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। आप देखेंगे ये एक येलोइश एरिया आपको दिख रहा होगा। दिस एरिया इज़ द थार डेजर्ट, ये एरिया है थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी? अब यहाँ पर थार डेजर्ट में आप क्या देखेंगे? अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रगेड टेरेन एंड अ वाइड ओपन स्काई। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये दूर तक फैले हुए वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स। ये ड्यून्स होते हैं छोटी हिल्स जो रेत की बनी होती है, सैंड की बनी होती है। रगेड टेरेन है, उबड़ खाबड़ यहाँ की ज़मीन है। और वाइड ओपन स्काई, दूर दूर तक, क्योंकि ट्रीज़ नहीं है, लोग रहते भी कम ही है, तो वाइड ओपन स्काई आपको दिखाई देगा। ये एक पिक्चर आपको गिवन है, ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के सैंड ड्यून्स के बीच में ये एक ट्रैवलर दिखाया गया है। लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून? ये जो सैंड ड्यून है इसकी शेप क्या है? इसकी शेप एक माउल्ड के जैसे, एक हिल के जैसी है, छोटी हिल के जैसी। नाउ वाइल माउंटेन्स आर मेड ऑफ रॉक एंड देयर शेप इज़ फिक्स्ड, माउंटेन रॉक के पत्थरों के बने रहते हैं, उनकी शेप फिक्स्ड रहती है। Why do you think sand dunes have a similar shape even though they are made of sand? तो अभी उनकी शेप हिल के जैसी क्यों है, हालांकि वो सैंड के बने हैं? तो होता क्या है, ये सैंड ड्यून्स बनते ऐसे हैं, हवा अपने साथ जब रेत को उड़ाकर लेकर जाती है तो वो एक जगह पर ले जाके उसे डिपॉजिट कर देती है, इकट्ठा कर देती है, उसके ऊपर रेत गिरता रहता है।
तो जैसे एक ढेर लग जाता है, माउंट्स बन जाते हैं रेत का, उस तरह से ये बनते हैं। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो, हालांकि ये फिक्स्ड नहीं रहते, हवा जब आएगी उठाकर ये शिफ्ट होते रहते हैं। इवन यहाँ से उठाकर इन्हें दूसरी जगह पर ले जाएगी, वहां पर वो डिपॉजिट करेगी, तो वहां फिर से एक और सैंड ड्यून बन जाएगा। नेक्स्ट, अभी पिक्चर्स आपको दी है, पिक्चर्स नहीं है, एक ही है, जैसलमेर द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी हम किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। ये पिक्चर भी आपको गिवन है। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थार डेजर्ट इन इंडिया। इन थार डेजर्ट के बिल्कुल बीच में वो लोकेटेड है। जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जैसलमेर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है इसको यूनेस्को ने। नाउ सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशंस। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड, हवा शिफ्ट करती है जो रेत है, सैंड है उसको, और एक जगह उसका ढेर लगा देती है, इकट्ठा कर देती है, तो ऐसा ये हिल लाइक फॉर्मेशन बन जाता है। और कई बार इनकी हाइट 150 मीटर्स तक भी हो सकती है, इतने ऊंचे भी सैंड ड्यून्स हो सकते हैं। नाउ द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन। थार भी हमारे प्लेन्स के जैसे ही वास्ट, बहुत दूर तक फैला हुआ, और एरिड, एरिड मतलब सूखा, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती हो, ऐसा एक ड्राई रीजन है, एरिया है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया। ज़्यादातर पार्ट थार का इंडिया में ही है। स्पिनिंग द स्टेट, किन स्टेट्स के बीच में ये लाई करता है? देखिए यहाँ पर ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर इसका पाकिस्तान में भी है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट इंडिया में ही है। राजस्थान का मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके अंडर आएगा। सेकेंड, गुजरात का थोड़ा सा पार्ट नीचे यहाँ पर, और पंजाब और हरियाणा भी ऊपर यहाँ तक भी, ये पूरा फैला हुआ है थार डेजर्ट, ये तो है ही। ओके, ये इसका स्ट्रेच मान सकते हैं आप ऑलमोस्ट। ओके, नाउ द डेजर्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। अभी नॉर्थ में तो हमने देखा कि हिमालयाज हैं हमारे पास, जो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ है, उधर से कोई नहीं आ सकता, विंड्स को भी रोकते हैं, एनिमल्स को भी, ह्यूमंस को भी। वेस्ट में हमारे है थार। अब थार क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्श कंडीशंस हैं, रेत से पूरा भरा हुआ है, पानी की कमी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दिन में रात में बहुत कम होता है, तो इन हार्श कंडीशंस की वजह से ये भी एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, एक रुकावट की तरह काम करता है, जो रोकता है ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट को, कि इधर से ह्यूमन और एनिमल्स इस तरफ ना आए। इंक्लूडिंग, अब ये हार्श कंडीशंस कौन सी है? वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कोल्ड नाइट्स होती है, एंड लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर, पानी की कमी होती है। पानी की कमी, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात में बहुत कम टेम्परेचर, इतनी हार्श कंडीशंस की वजह से ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है, ह्यूमन या फिर एनिमल्स की जो मूवमेंट है थार के अक्रॉस आने से उन्हें रोकता है। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस एंड व्हाट इट ऑफर्स। अब जो लोग थार में रहते हैं उन्होंने खुद को अडाप्ट कर लिया है, खुद को उसी तरह से ढाल लिया है एक तरह से, उस प्लेस के अकॉर्डिंग, और जो वहाँ पर अवेलेबल है, जो उन्हें वो ऑफर करता है उसके अकॉर्डिंग। फूड हैबिट्स उनकी वैसी हो गई है, क्लोथिंग स्टाइल वैसा ही है, लाइफ स्टाइल आर सूटेड टू द हार्श कंडीशंस। वो सभी, उनका खाने की हैबिट्स, क्लोथिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल सूट करता है उस हार्श कंडीशंस को। पिक्चर गिवन है, ये यहाँ पर आपको शो किए गए हैं कैमल वेंडर, कैमल को बेचने वाले, एट पुष्कर मेला। पुष्कर मेला में एट द एज ऑफ थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के एज पर, किनारे पर लगता है पुष्कर मेला। ओके, आप जानते हैं वहाँ पर, जैसा पिक्चर में भी अभी हमने देखा, डेजर्ट में अकेला एनिमल जो मूव कर सकता है सैंड के ऊपर इजीली, वो कैमल है, इसलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। देन यहाँ पर लेफ्ट में आपको पिक्चर दिखाई गई है, वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स फार अवे फ्रॉम होम। घर से बहुत दूर कोई सोर्स ऑफ वाटर होगा, वहाँ से ये वुमेन पानी लेकर आ रही हैं। राइट में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है इन अ हैमलेट। हैमलेट एक गांव में किस तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है। बारिश जब भी होती है, थोड़ा जो पानी गिरेगा उसी को ये लोग स्टोर करने की, बचाने की, हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वाटर इज स्केयर्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, वाटर स्केयर्स होता है। सो वहाँ पर वुमेन को अक्सर ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एवरी डे टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिलीज। वुमेन अक्सर बहुत ज़्यादा दूर की डिस्टेंस कवर करती है अपनी फैमिलीज़ के लिए पानी लाने के लिए। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स
इज टू स्कावर देम विद सैंड अंटिल दे गेट क्लीन। तो जो एक ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड है यूटेंसिल्स को साफ करने का, जैसे हम बर्तन धोने के लिए पानी यूज करते हैं, वहां पर उन्हें रब किया जाता है विद सैंड, रेत से वो उनको रब करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं जब तक कि वो साफ ना हो जाए। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइट रिंस, फिर हल्का सा उनको रिंस करने के लिए, धोने के लिए थोड़ा सा पानी यूज करते हैं, क्योंकि सैंड ही से ही सिर्फ साफ करेंगे तो वो सैंड रह जाएगा उसमें, फिर खाने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले सैंड से उसको रगड़ते रहेंगे जब तक बिल्कुल साफ नहीं हो जाता, फिर हल्का सा पानी से उसको धो लेंगे। और जो वाटर उन्होंने रिंसिंग में यूज किया है, धोने में यूज किया, उसे वो रीयूज करते हैं फॉर पर्पसेज लाइक वाटरिंग अ प्लांट। कोई प्लांट अगर है उसे पानी देने के लिए, फिर उस थोड़े से पानी को भी रीयूज कर लेंगे। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़े, रिमेंबर द पीपल ऑफ थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के लोगों को एक बार याद कर जरूर कर ले, कितनी मेहनत से वो कितनी दूर से पानी लाते हैं। तो उस तरह ऐसे लोगों के लिए ऐसा हमारा फ्यूचर ना हो, उसके लिए हमें पानी को सेव करना चाहिए। राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंडिजेनस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। कुछ पुराने लोकल जो यहाँ के पानी बचाने के, वाटर कंजर्व करने के मेथड्स हैं, राजस्थान उसके लिए भी फेमस है, क्योंकि पहले से ही एरिया ऐसा ही है, शुरुआत से ही लोगों के पास कमी रही है पानी की। तो क्या वहाँ के इंक्लूडिंग इसमें टंका और कुंड्स, देखिए ये टंका की ही पिक्चर है जो आपको दी है इस तरह से। थार डेजर्ट में लोग बारिश के पानी को बचाने के लिए टंका बनाते हैं, कुंड बनाते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है ताकि वो बाद में उसे यूज़ कर सके। ये कुछ वहाँ के इंडिजिनस वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम टू स्टोर रेन वाटर। ये कुछ स्पेशल वाटर कलेक्शन के सिस्टम होते हैं जो बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं, अक्सर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। इतना क्लीन इनको रखा जाता है कि वो पानी बाद में ये पीने के लिए भी यूज़ कर सके। ओके, ये था थार डेजर्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज द अरावली हिल्स। नाउ गो बैक, लेट्स गो बैक टू द मैप। ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। डू यू सी अरावली हिल्स? देखते हैं। अभी ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, नीचे की तरफ वेस्ट में अगर आप आए, ये आपको दिखेंगी अरावलीज। ओके, ये यहाँ पर है अरावली हिल्स। द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने जो माउंटेन्स हैं उनमें से एक है अरावलीज। सम 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 2.5 बिलियन साल पहले की ये हिल्स हैं। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिजेस। इस रेंज में, अरावली रेंज में बहुत सारे पीक्स भी हैं, चोटियाँ भी हैं, रिजेस भी हैं। रिज हम बोलते हैं उन पहाड़ियों को जिनकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग होती है, लेकिन ऊपर से वो नैरो होती है, इस तरह से इन्हें रिजेस कहते हैं। ऑल्दो इट्स हाइएस्ट पीक माउंट आबू, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अरावली इसकी जो हाइएस्ट पीक है माउंट आबू राजस्थान में है, नीचे की तरफ है काफ़ी, लगभग यहाँ पर होगी। इसका जो सबसे ऊंचा पीक है माउंट आबू, टावर्स एट ओवर 1700 मीटर्स की उसकी हाइट है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर्स हाई। हालांकि माउंट आबू 1700 मीटर की हाइट उसकी है, जो सबसे ऊंची इसकी पीक है, चोटी है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो हिल्स हैं वो 300 to 900 मीटर्स हाई है। Isn't it fascinating that a drive of 4.5 hours can take us, पिक्चर्स देख लेंगे अभी, फ्रॉम माउंट आबू टू द अरावलीज टू इन द अरावलीज टू जोधपुर इन द थार डेजर्ट। तो ये कितना फैसिनेट करने वाला फैक्ट है कि 4.5 घंटे की ड्राइव से आप सिर्फ अरावली हिल से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जोधपुर के थार डेजर्ट तक पहुंच सकते हैं। अ ड्राइव इनटू कंप्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी। 2-4 घंटे की ड्राइव में दो बिल्कुल एक जगह आपको हिल्स देखने को मिलेगी, माउंट आबू में, अरावलीज में दूसरी तरफ बिल्कुल डेजर्ट, दो बिल्कुल डिफरेंट जो ज्योग्राफी है वो आपको दिख जाएगी 4 आवर्स की ड्राइव में ही। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। नाउ लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक and identify the states that the range spans। ये रेंज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फैली है। देखिए ये पूरी अरावलीज हैं, ऊपर दिल्ली हरियाणा को कवर करेगी, देन राजस्थान तो है ही, और नीचे गुजरात तक। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, ये थार डेजर्ट है, बिल्कुल आप देखेंगे इसकी बाउंड्री पर यहाँ पर अरावलीज हैं। ओके, नाउ द अरावलीज प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यानी कि ऊपर, वेस्ट इस तरफ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे शेप करने में, वहाँ की ज्योग्राफी को शेप करने में अरावलीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
अरावलीज का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये थार डेजर्ट को फर्दर ईस्टवर्ड इस तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। डेजर्ट का एक ये फीचर होता है कि उसकी रेत क्योंकि हवा अपने साथ भाग कर ले जाती, उड़ा कर ले जाती रहती है, दूर डिपॉजिट कर देगी, तो वो एक ही जगह पर रुका नहीं रहता। वो क्या करता है, हवा ने इस तरफ अगर जो सैंड है उसको बिखेर दिया तो यहाँ तक अभी डेजर्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन इंडिया में थार डेजर्ट की बिल्कुल बाउंड्री पर, यहाँ पर क्योंकि अरावलीज हैं, ये हिल्स आ गई, इस वजह से ये एक नेचुरल, जो नेचर ने एक बैरियर बना दिया, रुकावट बना दिया, उसकी तरह काम करती है। थार डेजर्ट को आगे ये और एक्सपैंड नहीं होने दे रही। ये अरावलीज का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, इसके बारे में और ज़्यादा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है अरावलीज जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ वेस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की ज्योग्राफी को शेप करने में। और एक इनका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये थार डेजर्ट को बाकी आगे और ज़्यादा ईस्ट में बढ़ने से रोक रही हैं, वहाँ पर एक बैरियर की तरह काम कर रही है। द अरावलीज रिच इन मिनरल्स, अरावलीज रिच है मिनरल्स में, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर, जो सपोर्ट करते हैं माइनिंग को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से ये सपोर्ट करते आए हैं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को। ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, मिनरल्स में रिच है, मार्बल, ग्रेनाइट और जिंक एंड कॉपर में। इनफैक्ट evidence from its ancient mines at Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. In fact, कुछ evidences, कुछ सबूत तो ये भी बताते हैं कि जो हमारी एक बहुत पुरानी माइंस हैं जावर में, वहाँ पर लगभग 8 सेंचुरी पहले, 800 साल पहले इंडियंस पूरी दुनिया में पहले थे जिन्होंने मास्टर कर लिया था जिंक के, जो बहुत डेलिकेट प्रोसेस होता है जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का, जिंक निकालने का, वो इंडियंस ने आज से लगभग 8 सेंचुरी पहले सीख लिया था। फिर कुछ हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, देन एंड कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, और रणथंबोर फोर्ट आर लोकेटेड हियर, ये सब अरावलीज में है। ओके, ये पिक्चर्स आपको गिवन है, एक सेकेंड, ये पिक्चर आपको दिखाई गई है कुंभलगढ़ फोर्ट की, सराउंडेड बाय द अरावलीज, जो चारों तरफ अरावलीज से घिरा है। दिस लोकेशन इन द हिल्स, ये हिल्स में जो लोकेटेड है, प्रूव करता है टू बी एन एक्सीलेंट डिटरेंट टू एनिमी को बहुत डिस्करेज करता है, यहाँ पर आना उनके लिए मुश्किल है। ऊपर ये 2 और पिक्चर्स हमें गिवन थी, यहाँ पर लेफ्ट में आपको शो किया गया है अ पार्ट ऑफ अरावलीज, ये अरावलीज का एक पार्ट है। जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज, इस रेंज के बियॉन्ड, इस रेंज के उस तरफ ही द थार डेजर्ट बिगिंस, थार डेजर्ट शुरू हो जाता है। ओके, इस तरफ नहीं आ पाता क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम कर रही है। राइट में आपको अ पार्ट ऑफ अरावलीज सीन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से अरावलीज का एक पार्ट कैसा दिखाई देता है वो दिखाया गया है। ओके, ये अरावलीज थे। अब नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेटू, देख लेते हैं कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, द पेनिनसुलर प्लेटू, लेट्स रिमेंबर, सबसे पहले प्लेटू होता क्या है, जिसे हिंदी में हम पठार कहते हैं। अ प्लेटू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम इट्स सराउंडिंग लैंड, आसपास की जो ज़मीन है उससे थोड़ा सा ये ऊपर होता है, एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, ऊपर होगा लेकिन माउंटेन्स की तरह इसका जो टॉप है ऐसे पॉइंटेड नहीं होता, इसका सरफेस प्लेन होता है इस तरह से, ठीक है, पास के एरिया से थोड़ा सा ऊपर होगा, सरफेस फ्लैट होगा, अभी देख भी लेंगे। सम ऑफ इट साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, कुछ साइड्स की स्टीप हो सकती है ऐसे। पेनिनसुलर प्लेटू देखते हैं, देखिए ये पूरा है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, कोई भी पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरी है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो आप देखेंगे इंडिया का ये पार्ट, ये यहाँ से पूरा नीचे की तरफ, तीनों तरफ पानी है इसके, इस तरफ अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो क्योंकि ये प्लेटू भी है, यहाँ पर पेनिनसुला भी है, 3 तरफ वाटर से भी घिरा है, इसलिए इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। इंडिया हैज़ सेवरल प्लेटूज, इंडिया में कुछ सेवरल प्लेटूज हैं, पठार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो देश के
साउथ में मिडल में एक ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया है, ये इस तरह से, ये ट्रायंगल बन रहा है ना उल्टा, ओके। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, इससे पहले हमने देखा अरावलीज बहुत पुरानी थी, तो ये भी बहुत पुराना है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला, क्योंकि एक पेनिनसुला रीजन है, तीन तरफ पानी से घिरा है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स बाय द अरेबियन सी, इस तरफ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू भी है, तीन तरफ पानी से घिरा है, इसलिए इसे हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। द प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस, इसके बॉर्डर पर दो माउंटेन रेंजेस हैं, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आप देखेंगे इस तरफ, ये यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन लाइक अ वॉल, ये हमारी कोस्ट लाइन है, इसके अलोंग, इसके बिल्कुल साइड बाय साइड यहाँ पर ये बहुत सारी हिल्स हैं। माउंटेन रेंज का मतलब है माउंटेन्स की पूरी एक रेंज। सो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन के अलोंग चलती है, बिल्कुल एक वॉल के जैसे, ये टॉलर है, ज़्यादा ऊंची है, विद मैनी ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स, बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल्स आपको दिखाई देंगे, फ्लोइंग डाउन द स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में जो उसकी स्टीप साइड है, जिस तरफ से मतलब जो एलिवेशन है इसका वो ज़्यादा है, मान लीजिए एक तरफ से ऐसी है, दूसरी तरफ से फ्लैट है, तो ऑब्वियसली इस ऐसे है, स्लोप स्टीप नहीं है, शैलो है, तो यहाँ से तो इस तरह के स्लोप्स के ऊपर वाटरफॉल्स नहीं बनते, यहाँ पर बनते हैं। एक वाटरफॉल आपको स्टार्टिंग में गिवन भी था, जॉग फॉल्स आपको दिए थे तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु क्योंकि इस तरफ है तो आप बता सकते हैं कि वो वेस्टर्न घाट्स के जो वाटरफॉल्स हैं उनमें आता है, ठीक है। तो हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो क्योंकि तीन तरफ पानी से घिरा है, ट्रायंगुलर है रीजन में, तीन तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से उसे पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। और इसके बॉर्डर पर दोनों तरफ दो माउंटेन रेंजेस है, इधर है वेस्टर्न घाट, इधर है ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वेस्ट में वो टॉलर है, ज़्यादा टॉल है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में, वेस्टर्न कोस्ट लाइन के अलोंग वॉल की तरह रन करते हैं। ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स वहाँ पर मिलते हैं मानसून सीजन में स्टीप साइड्स पर। नाउ डोंट मिस आउट, द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। दे आर होम टू मैनी रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स का घर है ये, यहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। जो नॉर्दर्न पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का उसे हम कहते हैं सह्याद्री हिल्स, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे सह्याद्री हिल्स कहते हैं। कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ आएगा आपको। देखिए ये सह्याद्री हिल की एक पिक्चर है और ये वेस्टर्न घाट की एक पिक्चर आपको दिखाई गई है। आप देखेंगे किस तरह से इतने सारे वाटरफॉल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो स्टीप साइड है उसके ऊपर। Now the eastern ghats are lower and broken into smaller hills along the eastern coast. अब ये ईस्ट साइड है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये कोस्ट लाइन है, इसके अलोंग यहाँ पर ये है ईस्टर्न घाट्स। ये लोअर है, इतनी हाइट उनकी नहीं है जितनी वेस्टर्न घाट्स की है, और इसमें जो हिल्स हैं वो स्मॉलर हिल्स है, ब्रोकन है, बीच बीच से टूटी हुई है, कंटिन्यूस ये नहीं है। एंड बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस, इन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है डेक्कन प्लेटू। ये है डेक्कन प्लेटू, थोड़ा जूम कर लेते हैं साउथ से। देखिए डार्क ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया, ये डेक्कन प्लेटू है। इन दोनों जो ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स, ये दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में डेक्कन प्लेटू है। अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड, बहुत वास्ट दूर तक फैला हुआ एरिया है। फ्लैट हाईलैंड्स हैं, ऊपर उठी हुई फ्लैट लैंड्स। देन रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये है गोदावरी, वेस्टर्न घाट से निकलेगी इस तरफ, ईस्ट की तरफ मूव करती है, ये है कृष्णा और ये है कावेरी। और भी है, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती है अक्रॉस द प्लेटू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तीनों ही रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ लोगों को ये वाटर प्रोवाइड कराती है और फार्मिंग के लिए, खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाउ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को देखिए, नोटिस करिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दीज रिवर्स। हमने देख लिया वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है सभी और ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाती है। पिक्चर आपको गिवन है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये घने जंगल दिखाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, जो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का घर है।
नाउ दिस प्लेटू, अब ये जो डेक्कन प्लेटू है, इज रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में रिच है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, फॉरेस्ट्स हैं, घने जंगल है, एंड फर्टाइल लैंड, लैंड भी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पर खेती भी होती है, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी, जो इसे डेक्कन प्लेटू को बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट बनाती है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट, अब ये थोड़ा सा झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, इस तरफ ऊंचा है, उस तरफ हाइट थोड़ी कम है। सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, तो इसमें जो कुछ रिवर्स हैं आप देखेंगे सभी रिवर्स इस तरफ हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हियर, यहाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली कुछ रिवर्स जैसे ये है गोदावरी, कृष्णा, ऊपर है महानदी, ये यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, खेती के लिए पानी प्रोवाइड कराती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, पानी से जो बिजली बनती है उसके लिए। देर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अब दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, नर्मदा एंड ताप्ती टू, विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी, जो जाकर अरेबियन सी में ड्रेन होती है, वहाँ पर मिलती है। ये है नर्मदा और ये है ताप्ती, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, था पहले पुरानी एनसीईआरटी में। दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो साउथ में हमें देखने को मिलती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ सिर्फ यही दो रिवर्स बहती है, नर्मदा और ताप्ती। नाउ डेंस फॉरेस्ट्स ऑन द प्लेटू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज़, यहाँ पर डेक्कन प्लेटू में जो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, वो कई ट्राइबल कम्युनिटीज़, आदिवासी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका घर भी है, इंक्लूडिंग द संथाल। इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आती है संथाल, संथाल ये आपको झारखंड उड़ीसा के एरिया में देखने को मिलेगी, गोंड ये एमपी में है, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। देन बैगा ये भी मध्य प्रदेश और झारखंड की एक ट्राइब है। फिर है भील, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। एंड देन कोकरू ये एमपी और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब सभी लगभग उसी एरिया में आपको मिलेंगे। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, इन सभी की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, एंड वेज ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर, इनका जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है नेचर से, क्योंकि जंगल में ये रहते हैं, वहीं के प्रोडक्ट्स को जो प्रोड्यूसेस हैं उन्हीं को ही ये यूज़ करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। नाउ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, मैप देख लेते हैं। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये लार्जली किन स्टेट्स में फैली हुई है, झारखंड, ये है स्टेट ऑफ झारखंड। देन वेस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नीचे उड़ीसा, असम, ये है असम, बेसिकली जहाँ घने जंगल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये है तेलंगाना, एंड गुजरात और गुजरात। ठीक है, इन स्टेट्स में जनरली आपको ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये देखने को मिलेंगी। ओके, एग्जामिन करिए फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप और इन्हें देखिए, हम देख चुके हैं। ओके, नाउ प्लेटूज आर होम टू मैनी ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया, इंडिया में प्लेटूज बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल्स का भी घर है, मतलब वाटरफॉल्स भी वो बनाता है। स्टार्टिंग में भी जैसा आपने देखा, यहाँ पर भी पिक्चर आपको गिवन है। एज रिवर्स फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सर्फेसिस, क्योंकि रिवर्स फ्लो करती है उनका जो अनइवन ऊपर नीचे और रॉकी सरफेस है उससे। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट्स, ये सिर्फ टूरिस्ट्स को ही अट्रैक्ट नहीं करते बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, लेकिन इनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और प्रोवाइड करते हैं वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए भी पानी यहाँ से मिलता है। अब पिक्चर्स देख लेते हैं। ये एक वाटरफॉल की पिक्चर गिवन है, पावर हाउस वाटरफॉल्स एट पेरिया कनल नियर मुन्नार, केरला। नेक्स्ट, नाउ लायन टेल्ड मैकाक इन वेस्टर्न घाट्स, लायन टेल्ड मैकाक वेस्टर्न घाट्स का ये एक एनिमल है। किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का ये किंग कोबरा। ये एनिमल्स और प्लांट्स कैसे है, कैसा वहाँ का लैंडफॉर्म है, ये बताया गया है आपको। नाउ दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है, मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ये कैच करता है स्मॉल इंसेक्ट्स को इन स्टिकी ट्रैप्स एंड उनको डाइजेस्ट कर लेता है। नाउ ये कोल माइंस हैं इन द प्लेटू में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कोल्स, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जिसे
यूज़ करते हैं, द यूज़ ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर यूज़ हम इसको जब करते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये मुंबई की पिक्चर आपको गिवन है। ऑन द वेस्ट कोस्ट इज़ इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर, वेस्ट कोस्ट पर मुंबई लोकेटेड है, ये इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है। आई थिंक अमेजिंग कोस्ट लाइन्स, अभी 2-3 टॉपिक्स इसके हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।